हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कि आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि ये आज की हमारी जो वीडियो है, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के जो 13 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें हम मॉक को सॉल्व देंगे। तो यहाँ मिनिमम हमारा टारगेट रहेगा कितने तारीख तक, लगभग 60 जो मॉक हैं उनको हम सॉल्व कर लें, जिससे हमारी जो तैयारी का लेवल है अच्छा अच्छा हो जाए और थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। मतलब इस फील्ड में जैसे हम क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उनको थोड़ा देखेंगे। ठीक, तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये आज का हमारा मॉक नंबर 1 है। ठीक, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक, इसमें कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं? कौन से? आर्टिकल 26 में कौन सा? धार्मिक कार्यों के स्वतंत्रता पे कौन कौन से? एक, राष्ट्रीय सुरक्षा, सदाचार और धर्मनिरपेक्ष। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी, 2, 4, 6। ठीक दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या एक नहीं जोड़ा गया? तो समाजवाद जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, भाईचारा नहीं जोड़ा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, राज्य में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक, वैसे ही वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। कितनी हो गई? 8 हो गई है। ठीक, समान दंड विधि के अधीन गिरफ्तार किए गए जो व्यक्ति हैं उसमें कौन से अधिकार उनको प्राप्त नहीं है? तो गिरफ्तारी के अधिकार जानने का ये तो है भाई, स्वतः निर्दोष घोषित किए जाने के अधिकार, ये थोड़ा सा भी देखेंगे। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक निरुद्ध ना किए जाने का आदेश। हाँ, क्योंकि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, छठा क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत कारखानों और खानों तथा किसी जोखिमपूर्ण कार्य में बालकों का नियोजन निषेध किया गया है? तो कौन सा है? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में जो कारखाने हैं उनमें बालकों को जोखिमपूर्ण कार्यों के लिए एकदम से रोक लगा दी गई है। ठीक, उसके बाद हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया है? तो इसमें कौन सा आएगा? दादर एवं नगर हवेली। ठीक, पहले हमारे पास कितने थे? 9 थे, जिसमें से दादर एवं नगर हवेली का क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया है। ठीक, तो अब कितने बचे हैं? अब हमारे पास बचे हैं 8। ठीक, ये जैसे कि ये चौथा क्वेश्चन था और एक हमारे पास ये 7वां क्वेश्चन था। ठीक दोस्तों, उसके बाद आते हैं 8वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, तो इसमें से क्या देखेंगे? बंदी एक, हाँ, बंदी, 1 सेकेंड थोड़ा, हाँ हाँ, बंदी प्रतिक्षण का क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ। परमादेश का क्या है? वी कमांड। प्रतिषेध का है टू बी सर्टिफाइड। अधिकार परीक्षा का क्या है? वाई हॉट अथॉरिटी। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें? सी। प्रतिषेध का क्या है? टू बी सर्टिफाइड। तो ये रॉन्ग है, बाकी सब क्या है? सही है। ठीक, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया है? तो किस भाग में? भाग 4 के का में। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 51 का। ठीक, कितने जोड़े गए हैं? 10। फिर उसके बाद एक और आ गया, 11वां जोड़ा गया था। ठीक, तो ये आया कब था? 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 10वां, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है, किसमें है? ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पे, तत्वों पे। ठीक,
यही। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया है? तो इसका आंसर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत इसको लागू किया गया है। और फिर 1935 के अंतर्गत क्या किया गया है? प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया है। फिर केंद्र में देखो यहाँ क्या था, यहाँ प्रांतों में चालू किया गया, यहाँ प्रांतों में खत्म किया गया, फिर केंद्रों में इनको ओपन कर दिया गया, ठीक, चालू कर दिया गया जिसको बोलते हैं। फिर देखते हैं किस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और दो नए प्रांत बनाए गए। उनमें जो नए प्रांत हैं उनका नाम क्या है? उनका प्रांत है, एक था उड़ीसा, एक था सिंध, ठीक। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1935 के अधिनियम से, तथा दो नए प्रांत बनाए गए, एक उड़ीसा, एक सिंध, ठीक। फिर आते हैं पेशा अधिनियम 1996 का संबंध ग्राम सभा को सख्त बनाने से इसका है। ये आदिवासी जो क्षेत्र हैं उनमें ये लागू होता है, ठीक। तो इसको पेशा का ये क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए। किस वाद में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा बोला गया है? तो इसमें क्या होगा? गोलकनाथ मामले में इसको क्या बोला गया था? उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा इसको बोला गया था, ठीक। उसके बाद आते हैं भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है भारत का अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। तो इस किसका अर्थ है? इसका अर्थ है गणतंत्र का। फिर आते हैं 16वें क्वेश्चन में, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा एक नया खंड जोड़ा गया है? तो कौन सा नया खंड जोड़ा गया है? इसका आंसर होगा सी। कौन सा जोड़ा गया है? 9वां खंड, ठीक। उसके बाद देखेंगे भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं। कौन सी? भूमि विधाइयों के संवैधानिकरण से, मतलब जो भी 9वीं सूची के अंतर्गत जो भी पहले आ जाता था संविधान, मतलब जो भी कोई कानून इसके अंतर्गत आता था, तो उस कानून को कानूनी मतलब एक ढांचा के तहत उसका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ही नहीं थी, खत्म हो जाता था कि मतलब इसके अंदर जो भी कानून आ जाता था वो पूरा ठीक रहता था, जैसे आया है वैसे ही रहेगा। पर अब इसकी वैधता खत्म हो गई है, अब इसके अंतर्गत जो भी है तो उसकी जांच होगी, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो मौलिक अधिकार का विकास सर्वप्रथम हुआ है ब्रिटेन में, ठीक। तो सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटिश जो सम्राट थे, ब्रिटिश सम्राट जॉन, इन्होंने 1215 ईस्वी में एक हस्ताक्षरित अधिकार, एक जो उनका है पत्र, उसमें वो मूल अधिकार संबंधी प्रथम दस्तावेज को देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स, ठीक। बिल ऑफ राइट्स के नाम से ये जाना जाता है। तो ये कहाँ है? ब्रिटेन, ठीक। फिर 19वां क्वेश्चन है, मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के द्वारा जो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और तथा इसके परामर्श हेतु एक समिति का किया गया गठन, जिसमें इनको जेबी कृपलानी को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, ठीक। उप समिति के अध्यक्ष ये हैं और जो परामर्श समिति बनी है उसके कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आते हैं आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 में, इसमें से कौन सा रॉन्ग है? तो राष्ट्रीय शहीद दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। ये तो बिल्कुल सही है।
राष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 जून, ये भी सही है। ठीक, अब आता है विश्व गौरैया दिवस, ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च, ये गलत, ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून, ये भी सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारतीय संविधान के 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा रुकिएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध नहीं है? ठीक, तो इसमें से कौन सा सूचीबद्ध है? सूचीबद्ध है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये है, ये तो नहीं है। ये यूसीसी, ये तो है, मतलब दूसरा है, तो ये सही, ये सही, ये दो तो सम में है। छोटे परिवार का मानदंड, छोटे परिवार का मानदंड तो ये भी नहीं है। प्रथम मातृभाषा, ये भी नहीं है। तो एक मिनट देखिए, जैसे नहीं सॉरी, समान कार्य के लिए समान वेतन ये है, और क्या, समान नागरिक संहिता ये है। अब बाकी तीसरा नहीं है, चौथा नहीं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, 22वें में जाते हैं। किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाते हैं? तो इसको कहा था केटी शाह ने। किसने कहा था? केटी शाह ने। ठीक, उसके बाद आते हैं सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल इत्यादि संगठन नहीं बना सकते, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 33 के अंतर्गत आता है, जिससे सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल अपना संगठन एक वैसे नहीं बना सकते। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24वां। अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका भी राज्य की परिधि में सम्मिलित है, इसकी पुष्टि किस रिट में किया गया है? तो ये उपप्रेक्षण भी है, प्रतिषेध भी है, अधिकार प्रस्ताव भी है, तो क्या आ जाएगा? सभी। तो अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका भी राज्य की परिधि में सम्मिलित है, इसकी पुष्टि भी मतलब रिट के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें से ये तीनों रिट इसमें हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? तो कौन सा देश मतलब कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं गोवा, दमन और दीव को भारत में मिलाया कब गया? तो गोवा, दमन और दीव को 1961 में पुलिस कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया है, तथा 1962 में, फिर 1962 में संघ शासित जो प्रदेश है उसका इसको क्या मिल गया? दर्जा मिल गया, तथा 1987 में गोवा को क्या मिल गया? पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तो आपने क्या देखा? गोवा, दमन और दीव को पुलिस कार्यवाही द्वारा 1961 में क्या किया गया? पहले तो भारत में मिलाया गया, फिर 1962 में संघ शासित प्रदेश का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया, फिर 1987 में गोवा को भारत में पूर्ण राज्य का मिल गया है दर्जा। ठीक, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी नए क्षेत्र को भारतीय हिस्से में मिला लिया जाता है तो वहाँ के नागरिकों की नागरिकता, ठीक, भारत में स्वतः मिल जाएगी, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी, समझौते के तहत नागरिकता दी जाएगी, कि भारत नागरिकता देने के लिए बाहर नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, भारत में स्वतः ही उनकी नागरिकता मिल जाएगी। जो भी क्षेत्र है उसको भारतीय हिस्से में मिला लिया जाता है तो उस वहाँ के लोगों को नागरिकता स्वतः ही मिल जाती है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो पहला क्या है? अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 अस्पष्टता का अंत, मतलब छुआछूत जो है उसका अंत। ठीक, तो ये तो सही है, ये है। फिर आर्टिकल 22
इसमें कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्धता से सुरक्षा, ये भी सही है। हाँ, ये आर्टिकल 22 में है। फिर अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये भी सही है। फिर आता है अनुच्छेद 25 वैधता, ये क्या है, कुछ अधिनियमों और विनियमों की वैधता, ये गलत है। आर्टिकल जो 25 है, आर्टिकल 25 क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात किसी भी अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आवश्यकता की स्वतंत्रता है। तो ये किस में है, आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 25 के किसके बारे में है, धर्म के बारे में, याद रखना। और 17 छुआछूत, ये 22 गिरफ्तारी से, 19 क्या है, अल्पसंख्यक से। तो इसका आंसर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक दोस्तों। फिर आते हैं, किस वाद में यह घोषित किया गया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18(1) में प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते। तो ये किया गया है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ में। ये 1996 का सर्वोच्च न्यायालय में मामला आया था, जिसमें ये बोला गया कि ये भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये जो अलंकरण है, ये अनुच्छेद 1 के तहत उपाधि के अंतर्गत नहीं आते। ठीक, तो लोग अपने नाम के आगे या पीछे इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ठीक, जो भी इसका प्रयोग करता है अपने नाम के आगे पीछे, तो उससे ये जो पुरस्कार है वापस ले लिया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस देश में नीति निर्देशक तत्व का भारतीय संविधान में शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, ये हमारे आयरलैंड से आए थे। ठीक, इसलिए इनको संविधान में लागू किया गया। फिर उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करता है। तो इसका आंसर होगा ए, उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण एवं प्रतिषेध जो याचिकाएं होती हैं, वो अपने नीचे जो न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का क्या करती हैं, परीक्षण करती हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32वां, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के द्वारा होती है। तो इसका आएगा अनुच्छेद 22। प्रदत्त है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है, प्रदत्त की गई है, तो ये है आर्टिकल 22 में। ठीक, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। जो मतलब भारत के नहीं है नागरिक, उनको कौन से मतलब उपलब्ध हैं, कोई भी उपलब्ध है। ठीक, इसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ये तो विदेशों को, विदेशी नागरिकों को तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ये दिया जाएगा तो सारे विदेशी आ जाएंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं दी जाएगी, नहीं तो पाकिस्तान से कोई भी कुछ भी बोलने लगेगा। ठीक, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ये अधिकार उनको दिया गया है। देश में कहीं घूमने का अधिकार ये भी नहीं दिया गया। तो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं दिया गया, सभी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया, किसी देश के किसी भी भाग में घूमने और बसने का अधिकार नहीं दिया। ये सिर्फ कौन सा दिया गया है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34वां, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप हो गया है। तो ये आर्टिकल मतलब संविधान का जो 44वां संशोधन हुआ था, अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप हो गया है, और ये क्या बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक, और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे, और ये कौन से दल से थे, ये जनता पार्टी से प्रधानमंत्री थे। ठीक, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए आपको बता दिया। 35वां क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन के बारे में कौन सा उत्तर असत्य है। तो राष्ट्रपति 5 लाख रुपए, चलिए ये तो सही है। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति 4 लाख रुपए, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है, 2.8 मतलब 2,80,000। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है, ये मिलता है 1.5 लाख। तो इसमें से कौन सा रॉन्ग होगा, इसमें से रॉन्ग है आपका आंसर सी। ठीक, 35वें का कौन सा आंसर रॉन्ग है आपका, सी।
ठीक। उसके बाद देखते हैं 36वां क्वेश्चन। भारतीय गणराज्य में संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से मतलब संबंधित है। ठीक। फिर है उद्देशिका के तहत संविधान का मूल स्रोत क्या है? उद्देशिका के तहत संविधान का मूल स्रोत है भारत की जनता। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। ठीक। तो भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं? एक मिनट, हाँ, भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। एक है उत्तर, एक है मध्य, एक है पूर्वी, एक है पश्चिमी, एक है दक्षिणी। ठीक। तो बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पूर्वी परिषद के अंतर्गत आते हैं। ठीक दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये हो गया। हाँ, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ठीक, ये रहा। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका आंसर होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को इसकी शक्ति दी गई है। इसमें यह भी लिखा है ना भारत के सभी न्याय, तो ये गलत है, सिर्फ इन दोनों को दी गई है। अधीनस्थ न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति नहीं दी गई। ठीक। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ये तो यूएसए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है? तो उपराज्यपाल द्वारा होता है। उपराज्यपाल द्वारा होता है, पर इसको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन बोला जाएगा तो इसका आंसर सी भी मार सकते हैं, पर इसमें से अब क्या पूछा है ये देखना पड़ेगा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन, जैसे भारत में तो राज्य का जो पूछेगा तो उसमें क्या आ जाएगा? उपराज्यपाल। ठीक। और भारत में जो पूरे राज्यों का है तो उनमें से जो प्रमुख कौन होगा? उसमें होगा राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या होगा? 41 का होगा सी। ठीक। वरीयता के क्रम में सबसे शीर्ष पे कौन है? तो वरीयता के क्रम में सबसे शीर्ष पे है ये राज्यसभा के उपसभापति। इनको क्या करेंगे? इनको क्या बोलेंगे? उपराष्ट्रपति। मतलब जैसे कि ऐसा देखेंगे, हाँ, पहला क्या आता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, फिर उसके नीचे क्या आते हैं? उपराष्ट्रपति, फिर पीएम, फिर उप पीएम, उप प्रधानमंत्री। ठीक। फिर आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक। फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऐसे आते हैं। तो इसमें से क्या है? राज्यसभा के सॉरी यहाँ पास क्या था? सभापति नहीं था। ठीक। तो इनमें से क्या आएगा? इनमें से पहला आएगा लोकसभा के अध्यक्ष, मुझे लगा यहाँ पास सभापति, तो इसका ये नहीं होगा। ठीक। तो ये चीज़ आप देखेंगे, पहला है राष्ट्रपति, फिर आता है उपराष्ट्रपति, फिर आता है प्रधानमंत्री, फिर आता है उप प्रधानमंत्री, फिर आता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक। फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान जो है पद वो। तो इसमें से क्या आंसर रहेगा? आंसर रहेगा ए। ठीक। अब आते हैं 43 क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? इसका आंसर होगा बी, 1919 का चार्टर अधिनियम में 120 जो सदस्य हैं उनको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस प्रणाली के तहत जो एक व्यवस्था की गई है, जो 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जो जाना जाता है, तो इसके कारण हुआ। ठीक। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो इसका आंसर होगा एक, भारत सरकार अधिनियम 1935। किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? 1935 के द्वारा। ठीक। फिर आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक। तो इसमें क्या है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष
शब्द वर्ष 1950 में लागू संविधान के अंश नहीं थे? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। उक्त वर्ष 1977 के संविधान से जोड़े गए? नहीं, गलत। उक्त शब्द 1985 के? ये भी गलत। उक्त शब्द संविधान के प्रस्तावना के अंग नहीं है? गलत। ये तो अभी प्रस्तावना के अंग हैं और साथ में ये 1977 में नहीं जोड़े गए, ना ही 1985 में जोड़े गए। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। ठीक, ये चीज याद रखना। तो इसमें से क्या होगा? हमारा आंसर नंबर पहला होगा। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की उद्देशिका, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा बोलते हैं। ठीक, और कभी कभी दोस्तों इसमें जो V.R. अम्बेडकर जो थे, उनके द्वारा संविधान की आत्मा के रूप में इसको भी बोला जाता है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ना, उसे भी बोला जाता है। तो मतलब जैसे आपके पास दो क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप डी को भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सी। इसमें आप डी को भी लगाएंगे ना, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको भी संविधान की आत्मा, ये V.R. अम्बेडकर द्वारा जो बात बोली गई थी। ठीक, तो इसमें मतलब ऐसा नहीं कि ये दोनों, मतलब ज़्यादातर आप इसी को लगाएंगे तो ज़्यादा से, जब ये ऑप्शन में है तो आप इसी को लगाएंगे डी, नहीं तो आप इसी को लगा सकते हैं। उसके बाद आता है 47वां क्वेश्चन। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य किस, उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। ठीक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, हाँ ये तो सही हो गया। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अवसर की समानता, ये भी सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, अवसर की समानता भी भारत का संविधान देना चाहता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी रखना चाहता है। ठीक, फिर आते हैं 48वें क्वेश्चन में। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो इसमें 21 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी। ठीक, नीचे दिए गए राज्यों के क्रम में भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम कौन सा है? तो संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम है, सबसे पहले कौन बना था? नागालैंड। उसके बाद क्या आया था? हरियाणा। फिर आया था सिक्किम। फिर आया था अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारा ये है रहा क्रम सही। तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। सबसे पहले कौन आएगा? नागालैंड, फिर आएगा हरियाणा, फिर आएगा सिक्किम, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता? तो ये व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार जो मिला है, इसका दावा कोई भी ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। वो विधि के समक्ष समानता का अधिकार का दावा भी कर सकता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो सुरक्षा उसका का दावा कर सकता है, अपने धर्म की जो स्वतंत्रता उससे मिली उसका भी दावा कर सकता है, लेकिन जो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता उसका दावा नहीं कर सकता। अष्टछाप के जो दिशा निर्देशक प्रवर्तक किसे माना गया है? ये माना गया है वल्लभाचार्य को। ये वल्लभाचार्य चैतन्य जो महाप्रभु थे के बाद कृष्ण शाखा के दूसरे क्या थे? कृष्ण शाखा के दूसरे संत थे। ठीक, इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए कौन सा? पुष्टि मार्ग एवं भक्ति मार्ग पर विश्वास किया। भक्ति मार्ग पे विश्वास किया। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन की, ये तो आपको पता है। उसके बाद आता है, बिहार में अंग्रेजों के समय में किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई? स्थायी बंदोबस्त। ठीक, ये अपनाई गई। उसके बाद आता है, सूती कपड़ों को कैलिको नाम किसने दिया था? सूती कपड़ों को कैलिको नाम किसने दिया था? ये दिया था पुर्तगालों ने। ठीक, किसने दिया था? पुर्तगालों ने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फ्रांसीसी गलत है, अरबों ने गलत है। ठीक, फिर आता है
किस युद्ध के पश्चात 1755 ईस्वी में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने क्लाइव के साथ समझौते पे हस्ताक्षर किया? तो इसका स्थान आएगा बक्सर के युद्ध। तो बक्सर, तो ये यहाँ सॉरी यहाँ थोड़ा सा देख लेना, ये 1765 होगा, ठीक, ना कि यहाँ 1755 होगा, क्योंकि शुजाउद्दौला और शाह आलम जो क्लाइव थे वो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। तो जब हार गया था तो इलाहाबाद की संधि में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने क्लाइव के साथ समझौता किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या मिल गई थी? दीवानी मिल गई थी, ठीक दोस्तों। उसके बाद आता है माझा प्रवास पुस्तक का संबंध किससे है? तो माझा प्रवास पुस्तक जो है वो किससे है? रानी लक्ष्मीबाई से है। और इसके जो लेखक हैं, ये इसके जो लेखक कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं और उनका नाम है विष्णु भट्ट गोडसे, विष्णु भट्ट गोडसे, ठीक दोस्तों। उसके बाद आते हैं मुगल बादशाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी रंगून में 1862 ईस्वी में, ठीक। 1857 का युद्ध हुआ था तो उनको कहाँ भेज दिया गया था अंग्रेजों द्वारा? रंगून भेज दिया गया था, ठीक। फिर है 58वां क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के अनुरोध पे किसने कानून बना के सती प्रथा का अंत किया है? तो इसका गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग ने किया था। कब किया था? 1829 में किया था, ठीक। और वह यहीं पास राजा राम मोहन राय ने 1828 में किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक दोस्तों। उसके बाद आते हैं 59वां क्वेश्चन, अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों के अपाहिज बना देती है और उन्हें अपने ही भूमि पे अजनबी बना दिया है। इसका कथन किसने किया था? ये कथन दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री नारायण गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? तो नानू आसन को क्या जाना जाता है? नानू आसन को जाना जाता है श्री नारायण गुरु के नाम से जाने। ये कहाँ के थे? केरल के थे। कौन सी जाति से थे? निम्न जाति से थे। कौन सी निम्न जाति का नाम था इनका? एझवा, ठीक, एझवा निम्न जाति से ये इनका नाम था, मतलब वहाँ के थे, ठीक। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? स्थायी बंदोबस्त क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये तो सही है। रैयत लॉर्ड बैटिंग, ये तो गलत है, इसने तो कुछ ओपन ही नहीं किया, इसको चलाया ही नहीं। महालवाई बंदोबस्त हॉल्ट मैकेजी, ये सही है। तो मतलब पहला सही है हमारा और तीसरा सही है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, भारत में भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था किसके कार्यकाल में शुरू की गई थी? तो भारत में भू राजस्व की महालवाड़ी जो व्यवस्था शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी लॉर्ड विलियम बेटिंग के उसमें, ठीक। दहेज को अवैध घोषित किया गया था कब? ये किया गया था 1861 में, दहेज को अवैध रूप से घोषित किया गया था, ठीक। शिशु हत्या को गैर कानूनी घोषित किया गया था कब? ये 1870 में घोषित किया गया था, ठीक। दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में धन निष्कासन सिद्धांत का वर्णन किया है? तो इन्होंने किया है पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन सी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक। उसके बाद आते हैं 66 क्वेश्चन में, हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस वायसराय गवर्नर जनरल ने दिया है? तो इसका आंसर आएगा लॉर्ड लिंथीगवो, ठीक। फिर आता मराठा शक्ति का उदय नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे थे, ठीक। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? मराठा शक्ति का उदय, ठीक। उसके बाद आता है इनमें से किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। विधि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो इसका आंसर है चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विधि आयोग का गठन किया गया है, ठीक। उसके बाद आते हैं हम 17वें क्वेश्चन में, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये 1852 ईस्वी में हुई थी, मतलब 26 अगस्त
26 अगस्त 1852 में किसने की थी? दादा भाई नारोजी ने की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। ठीक। और ये किसको देख के की गई है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को देख के इसकी स्थापना की गई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 71वां। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खां। ये मुगल सम्राट द्वारा अंतिम जो गवर्नर था बंगाल का, वो इसे कहा गया है मुर्शिद कुली खां को। ठीक। ये औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का क्या बनाया? दीवान बनाया था। और जबकि 1717 में मुगल शासक फर्रुख शिखर ने इसे बंगाल का क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया था। ठीक। उसके बाद आता है प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1857 में। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की पुष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो 73वें का क्या होगा? बक्सर का। जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों के लिए सबसे ज्यादा निर्णायक और महत्वपूर्ण था। ठीक। फिर देखते हैं 74वां क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासन कौन था? दिल्ली में शासन मतलब कौन कर रहा था? तो इसका आएगा शाह आलम द्वितीय। जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो इसमें कौन था? शाह आलम द्वितीय था। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिले थे? इसका आंसर होगा ए। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशिक शासक कौन थे? ये आएगा हैदराबाद के निजाम। ठीक। मतलब जो सहायक संधि व्यवस्था थी उसमें प्रथम भारतीय जो देशी शासक कौन थे जो इसे स्वीकार किए थे? उनमें नाम आता है हैदराबाद के निजाम का। ठीक। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। अवध सल्तनत में हिंदू नायाब, हाँ अवध, एक मिनट सेकंड इसको ओपन कर लूँ। हाँ, अवध सल्तनत के हिंदू नायाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक। राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। ये तो सही है। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। ए बी सी। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा सी। ठीक। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? ये किया था शाह शुजा से। शाह शुजा से। ठीक। महाराजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पे अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो किस स्थान पे की थी? लाहौर में की थी। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों 80वां क्वेश्चन। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह था। फिर उसके बाद 21, हाँ, निम्नलिखित में से 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी। ये किसके द्वारा किया गया था? हैदर अली के द्वारा किया गया था। ठीक। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ हराया था? इसका आंसर होगा बी, पोलीलूर में। ठीक। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। निम्नलिखित में से कथनों पे विचार कीजिए। ठीक। हैदर अली ने 1757 में डुंडीगल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। 1757 में गलत। कहाँ की थी? कब की थी? 1755 में। तो पहला तो गलत हो गया। हैदर अली की मृत्यु 1783 में हुई थी। ये हो गया, इसका रॉन्ग हो गया। 1783 में इसकी मृत्यु नहीं हुई थी। ठीक। इसकी मृत्यु हुई थी 1782 में। 1782 में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ये तीसरा तो सही है। टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का एक सदस्य था। ये भी सही है। तीसरा और चौथा सही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक। उसके बाद देखते हैं 84। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ये किसके साथ की थी? ये की थी, इसका आंसर हो जाएगा 84 का सी, टीपू सुल्तान में। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक। पानीपत की
तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम लोधी ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। पहला तो गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। गलत किसमें हुई थी? चौथी प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। ये तीसरा सही। तो दूसरा जैसे हमारा गलत होता है तो ये गलत, ये गलत, ठीक, और तीसरा सही होता है तो ये सही। इनमें से ये तीसरा सही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये इसका रॉन्ग आंसर है। ठीक, फिर आते हैं 86वां। ठीक, 86वां क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ। गलत। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। ये भी गलत। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। ये भी गलत। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। ये सही है। ठीक, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ये किसने किया था? ये किया था मराठों ने। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक माना जाता है सर लियोनेल कार्टिस को। ठीक, सर लियोनेल कार्टिस को द्वैत शासन का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। फिर 89 क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुम्मिलित थी? मतलब सुम्मिलित है, कौन सा विलय हुआ कब है उसको देखेंगे। ये 89 हमारा क्वेश्चन है। 1849 में सतारा का हुआ है। ये पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत। ठीक, 1848 में पंजाब का, ये भी गलत। 1856 में अवध का विलयन हुआ था। ये कौन सा? ये सही हो जाएगा। और 1855 में झांसी का, ये हमारा हो जाएगा गलत। ठीक, झांसी का विलयन कब हुआ था? 1853 में। ठीक, अवध का 1856 में। ठीक, पंजाब का कब हुआ था? पंजाब का हुआ था 1849 में। ठीक, उसके बाद सतारा का वो कब हुआ था विलय? 1848 में। ठीक, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। तो ए का 4 में कौन कौन सा है? एक सी है, एक मतलब ए है, एक सी है, तो मतलब बी गलत और इसका डी गलत। ठीक, फिर आता है मंगलोर की संधि कहाँ हुई थी? ये हुई थी 1784 ईस्वी में। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। फिर सी सालाबाई की संधि हुई कब थी? 1782 की 1769। तो इसकी जो हुई थी, ये हुई थी कहाँ हुई थी? 1782 में। तो सी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। और डी का मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में पुर्तगालियों की भारत को देन में क्या नहीं शामिल था? ठीक, तो क्या क्या शामिल नहीं था? तंबाकू की खेती तो था, प्रिंटेड प्रेस भी था, गोथिल स्थापत्य कला भी था, पर बम निर्माण नहीं था। ठीक, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन मतलब सही है इसके लिए? डी। कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडुचेरी की संधि के साथ यह संपन्न हो गया है? तो इसमें आएगा सी, दूसरा कर्नाटक का जो युद्ध है वो अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडुचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ। ठीक, उसके बाद आते हैं 93। भारत में फ्रांसीसियों के तहत पहला कारखाना कहाँ और किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो पहला कारखाना फ्रांसीसी कैरन द्वारा सूरत में स्थापित किया गया। फ्रांसीसियों का पहला कारखाना है। ठीक, बंगाल के नवाब का कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। ठीक, तो पहला क्या था? मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां, ये कब से कब तक था? 1717 से 27 तक, 1727 तक। फिर कौन आया? सरफराज आया। ये कब से कब तक था? 1739 से 40 के बीच में था। फिर कौन आया? फिर आया अलीवर्दी खां। ये अलीवर्दी खां कब तक था? 40 से 56 तक। फिर आया मीर कासिम, ये कब था? 60 से 63 था। ठीक, बीच में भी इनमें आए थे पर इनमें नहीं लिखा इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। ठीक, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी। पहले का ये, फिर सरफराज, फिर अलीवर्दी खां, फिर मीर कासिम। ठीक,
निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। ठीक, तो 95 का क्या होगा, जो असंगत युग्म नहीं है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड बेटन, ये सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर वारेन हेस्टिंग, ये भी सही है। तृतीय में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी सही। चतुर्थ में क्या है, रॉबर्ट क्लाइव, ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। 95 में कौन सा गलत है, ये। इसमें क्या आ जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। ठीक, इसमें क्या आ जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। उसके बाद देखते हैं ऑक्साला सापेल की संधि निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी और किसके बीच में हुई थी। मतलब ये प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुई थी। ठीक, एक्साला सापेल की संधि। फिर आता है, किस व्यवस्था और बंदोबस्त के अधीन भारतीय राज्य विदेश और रक्षा मंत्रालय में अपने अधिकार खो बैठे हैं। तो ये कौन से में खो बैठे हैं, सहायक संधि प्रणाली में। ठीक, फिर आते हैं 98, स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें है बी, 1797 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा ये पेश किया गया था, ये था इसका रॉन्ग। ठीक, तो ये इसका नहीं है, बाकी सब सही है कि 31% भाग पे ये थी, 1/11 अपने पास रखते थे और जमींदार में जमीन इसका मालिक था, ये सब सही है। बाकी ये क्या है, 98 का ये बी गलत है। ठीक, ये किसके द्वारा, इसके द्वारा पेश नहीं की गई थी। ठीक, उसके बाद देखते हैं 99 क्वेश्चन। यह व्यवस्था सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू की गई। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भाग पे लागू की गई थी। तो इसमें से क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो भारत के 51% भाग पे की, ये तमिलनाडु के बारामहल जिले से शुरू हुई थी। ठीक, उसके बाद आते हैं 100वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, ये तो सही है। मध्यस्थों को कम करने के लिए था, ये भी सही है। इस कंपनी में 33 से 55% के बीच लगान दे, ये भी सही है। किसानों को भूमि का मालिकाना हक नहीं दिया जाता था, ये गलत है। रैयतवाड़ी में मालिकाना हक उनको दिया जाता था। ठीक, अब आते हैं 101 क्वेश्चन में। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 बनाया गया है, कौन सी नदी में बनाया गया है, सुवर्णसरी नदी पे। ठीक, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 बनाया गया है। फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है। बाणसागर परियोजना कहाँ है, सोन नदी में, ये क्या है, सही है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे, ये भी सही है। गांधी सागर परियोजना चंबल, ये हो गया रॉन्ग, चंबल में नहीं है। जवाहर सागर परियोजना कहाँ है, चंबल में, ये क्या हो गई, ये इसकी हो गई सही। ठीक, फिर आते हैं 103वें क्वेश्चन में। वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो वलन क्रिया किसका परिणाम है, पर्वत निर्माणकारी बल का। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली, ये इसका है रॉन्ग। ठीक, तो इसमें कौन सा ये असत्य है, बाकी सब सही है। मार्केली 1 से 12 तक अंक, भूकंप की मापी की खोज जॉन मिले, भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफी, ये तीनों सही है। आंकड़ा केंद्र ये इसका गलत है। ठीक, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक, तो ये जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। आंसर नंबर क्या होगा इसका, बी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही कौन सा है क्रम। देश के सबसे बड़े राज्यों का क्रम क्या है, इसमें है, ये है ए। पहला राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनका अवरोही क्या क्रम है, तो उनमें है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर दिल्ली, फिर पांडुचेरी। ठीक, फिर आते हैं 108वें क्वेश्चन में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है, ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। भारत विश्व का 5वां कौन सा देश है, बड़ा देश है, तो ये एकदम सही है। ठीक,
यह स्थलमंडल क्षेत्र में 2.4% का अधिकृत किए गए, ये भी सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, ये भी सही है। फिर इसके बाद ये आता है कौन सा क्वेश्चन हमारा, मतलब 82 अंश और 30 डिग्री में पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसमें से कौन सा गलत है हमारा, हमारा गलत है इसमें, मतलब सॉरी इसमें से कौन कौन से सही है, तो इसमें से हमारा कौन सा सही, देखो 5वां बड़ा देश है, तो ये हो गया हमारा रॉन्ग, 5वां नहीं, ये कौन सा 7वां है, ठीक। और ये दूसरा सही है, 2.4, दूसरा सही, ये सही, ये सही, ये सही, ये तीसरा तो गलत हो गया इसमें से, ठीक। उसके बाद ये समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये भी गलत, मतलब ज़्यादातर भाग है पर और भी चीज़ें हैं, ठीक। और ये चौथा सही है, ठीक। तो इसमें से क्या आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। मतलब ऐसे कि ये 5वां, मतलब ये गलत, ये है 7वां, ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत और ये सही, तो इसमें क्या आ जाएगा 2-4, ठीक। भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिणी पूर्वी मानसून से, ठीक। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक। इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं, भारत में राज्यों की संख्या 26, ये जोड़ा सही नहीं है, बाकी सब चीज सही है। कितना क्षेत्रफल है, वो भारत का अक्षांशीय विस्तार और रेखांकीय विस्तार जो भी है वो सब सही है, ठीक। फिर आता है राज्यों को उनकी संख्या के अनुसार क्रमबद्ध में घटते हुए लिखना है, ठीक। तो इसमें से क्या आ जाएगा, पहला क्या आएगा, उत्तर प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा मध्य प्रदेश। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है, तो इसमें जुड़ी हुई है बांग्लादेश के साथ, ठीक। तो सबसे ज़्यादा क्या है, बांग्लादेश के साथ कितनी है, लगभग 4096 किलोमीटर, ठीक। फिर 114 में क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही बताना है, क्रम बताना है, ठीक। तो इसमें है लक्षद्वीप, दमन और दीव और चंडीगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 115वें क्वेश्चन में देखते कौन सा कथन 82.30 अंश पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है। यह भारत का मानक देशांतर रेखा है, ये तो सही है। स्थलीय ग्रीनविच आगे है, ये भी सही है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती, हाँ, जिसको क्या बोल रहे हैं, मिर्जापुर। और भारत के 2 भागों, ये तो गलत है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी। 15वें का क्या हो जाएगा, डी। फिर आते हैं 116वें क्वेश्चन में, सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसमें आएगा दादर एवं नगर हवेली। 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, वो दादर नगर हवेली, ठीक। उसके बाद आते हैं 17वें को, 117वें में 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है, ठीक। तो ये अलग करती है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, कितनी, 9 डिग्री चैनल, ठीक। फिर आते हैं 118वें में, बिहार के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से नगर की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। तो इसमें से 25 लाख से अधिक कौन सी जनसंख्या है, सिर्फ एक ही है, वो है पटना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, बाकी की नहीं है। फिर आते हैं 119वें क्वेश्चन में, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज कराने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है, इसका आंसर है बी, कौन सा है, नागालैंड है, ठीक दोस्तों। तो इसकी जो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है वो 0.58% है, ठीक, ये याद रखना। फिर आते हैं 120वें क्वेश्चन में, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसी होती है, तलोचन द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, ठीक। डंकन पैसेज किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण अंडमान और छोटे अंडमान के मध्य में कौन सा है, डंकन पैसेज, ठीक। 121वां हो गया। अब आते हैं 122वें में, केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक एवं तकनीकी संस्थान बिहार के किस स्थान पे स्थित है, तो ये है हमारे हाजीपुर में।
भारत किसको बिजली का निर्यात करता है? तो भारत भूटान को बिजली का निर्यात करता है। ठीक, भारत की मानसून वर्षा अधिकतर किसके कारण होती है? ये होती है पर्वतीय वर्षा के कारण। ठीक, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो ये है भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा सम्मिलित है? ठीक, 126वां क्वेश्चन है। तो खादर, कोचीन, आदिवासी सही है। पुलवान, पालनी पहाड़ ये भी सही है। उराली, नीलगिरी ये भी सही है। बादगीज, राजमहल पर ये भी सही। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी, इसके सब चीज सही है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, गलत है? तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सत्य। भारत की जनसंख्या विश्व का दूसरा राष्ट्र, देखो पहले दूसरा थी, अब क्या हो गया? पहला हो गया। ये क्वेश्चन मतलब देख लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग। सर्वप्रथम हृदय इसके मिजोरम में, ये गलत है। मिजोरम में नहीं, कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक, जैसे पिछले इधर क्या, तो आंसर तो ये मार देंगे। बाकी अभी तत्काल में क्या हो गई है? पहली हो गई है। ठीक, और इसकी भूमि विस्तार क्या? 15,200 किलोमीटर। ये तो इसका आंसर है डी, मतलब ये इसको देख लेना, ये है पहला। ठीक, उसके बाद देखते हैं 128वें क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम उद्गम महाबलेश्वर के निकट है? तो किसका है? कृष्णा। ये कहाँ से निकली है? महाबलेश्वर से निकली है। ठीक, भारत में कोयला भंडार प्रचुर रूप से कहाँ संक्रेदित है? तो ये संक्रेदित है दामोदर घाटी में। ठीक, 130, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो ये कौन सा है? केरला। ठीक, 131वां क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो इसमें जो हमारा 131वां क्वेश्चन इसमें है 68.7 पूर्व में कौन सा है? गुजरात में है। भारत का सुदूर पश्चिमी, तो पश्चिम कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक, प्रसिद्ध रमेटक मठ कहाँ स्थित है? रमेटक मठ कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। ठीक, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा क्या है? मालवा का पठार, तो ये सही है। राउरकेला, ये क्या है? बघेलखंड, ये भी सही है। कांडला, कांडला में क्या है? काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये भी सही है। जगदलपुर का क्या है? दंडकारण्य, ये क्या है? गलत है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित जलप्रपात जलप्रपात और राज्यों के बारे में हमको बताना है, इसमें से कौन सा क्या है? सही है। ठीक, जोग क्या है? कर्नाटका में, ये सही है। कावेरी जलप्रपात आंध्र प्रदेश, ये गलत है। भारसुंगा उत्तराखंड, ये भी गलत है। कौन सा सही है? पहला सही है। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। 135वें झीलों में लवण जल झील के बारे में बताना है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लवण जल झील है? ठीक, 135वें का क्या हो जाएगा? डी, कौन सा? सांभर झील। ठीक, फिर आते निम्नलिखित में से कौन सी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? तो कौन सी दक्षिणतम पर्वत श्रेणी? कार्डनम पर्वत श्रेणी सबसे दक्षिण में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में सीधे मिलती है, जबकि अन्य तीन यमुना नदी में मिलती है? तो सोन जो है वो कहाँ सीधे मिलती है? सोन मिलती है डायरेक्ट गंगा में। बाकी बेतवा, सिंध और केन कहाँ मिलती है? सीधे यमुना से मिलती है, फिर यमुना से सीधे गंगा में जाती हैं। ठीक, ठटखेड़ाए पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये स्थित है, मतलब ठटखेड़ा पक्षी स्थित है केरला में। ठीक, पक्षी अभ्यारण्य। जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकरी किस राज्य में अवस्थित है? ठीक, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, 140वां में भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम बताना है। तो इसमें क्या होगा? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ठीक, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरकता बनने का कारण क्या है? वार्षिक बाढ़ है। 41वें का क्या हो जाएगा? डी। दक्षिण भारत में निम्नलिखित
दो नदियों का अपवाह क्षेत्र लगभग बराबर है, तो उनमें से किसका किसका बराबर है? नर्मदा और कृष्णा का। भारत के कितने राज्य म्यांमार की सीमा से लगे हैं? उनमें से 5 राज्य, सॉरी 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं जो उनसे सीमा से लगे हुए हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन कौन सुमेलित है? ठीक, जो ताप, विद्युत और केंद्र राज्य में। ठीक, 144 में। जैसे इसमें क्या है? मैथन झारखंड, ये सुमेलित है। कहलगांव बिहार, ये भी सही है। ठीक, रामागुंडम आंध्र प्रदेश, ये है गलत। फिर ट्रम्पकेन महाराष्ट्र, ये भी सही। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 4, तो ये आंसर हो जाएगा सी। फिर निम्नलिखित सही कोटों का चयन कीजिए। उद्योग और औद्योगिक केंद्र। तो 145वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा, जैसे ये पल्सिंग कहाँ हो गया? टूटीकोरिन में। ऑटोमोबाइल कहाँ हो गया? पुणे। पोर्ट निर्माण हो गया मारमा गांव में। और इंजीनियरिंग सामान हो गया पिंजौर में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा ए। ठीक, उत्तर से दक्षिण में घटते हुए भारतीय नदियों का सही क्रम बताइए। तो भारतीय जो नदियों का सही क्रम है वो है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी। ये कहाँ से है? उत्तर से लेके दक्षिण की ओर। ठीक, डूरंड रेखा किसको अलग करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। झूम शब्द का क्या अर्थ है? एक प्रकार की कृषि। सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये है पाकिस्तान। ठीक, उसके बाद आते हैं राज्यों को जनसंख्या घनत्व के अनुसार क्रमबद्ध रूप से लिखना है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसके पास है? तो वो है अपने बिहार के पास। तो क्या हो गया? जैसे तीसरा पहला आ गया, फिर पश्चिम बंगाल चौथा, फिर केरला, फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो दोस्तों, ये आज हमारा मॉक जो पहला था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम अगले मॉक में देखेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।